गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। क्या डाउट्स हैं आप लोगों के? कुछ आप लोगों ने शेयर तो किया नहीं मुझको। वो तो मैं दे देता हूँ, लेकिन ये आप लोग जो है डाउट्स को पहले सेंड क्यों नहीं करते हो? कितनी बार मैंने बोला कि आप लोग सारे डाउट को ग्रुप में सेंड कर दो तो इट बिकम स्मूथ। आपको पहले से पता तो होंगे ना कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि वहीं क्लास में ही पता चलता है। डाउट्स बताओ बेटा। सर असाइनमेंट लेवल का 5th क्वेश्चन। असाइनमेंट लेवल 1 का 5th क्वेश्चन। भाई ऐसे मिक्स मत करो, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बोलो। अब ध्रुव बोल रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, इट इज सर समथिंग वेरी। तो बोला था आपने तो। सर आज तो कॉम्प्लेक्स नंबर था। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो सर चैट में लिख दिया सर। टेक्सचुअल एक्सरसाइज तो हो गई थी ना, उसमें तो कोई नहीं बचा हुआ। सर 5th में है सर, 6th और 12th। 5th नहीं हुई थी सर। ओके ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। और एनीवे इसके अलावा क्या इशू था? सर आज इवन और ऑड फंक्शन भी डिस्कस करोगे? प्लान तो था डिस्कस करने का। लेट मी सी। असाइनमेंट लेवल 1 नहीं दिख रही इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म तो टेक्सचुअल का आपने टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 की बात करी, राइट? सर ये तो कोई वेक्टर 12th की है सच है।
टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 4 तक हो गया था। 5 में क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बोला? सिक्स बोला था। 6th। सिक्स के पहले भी कुछ है, केवल 6th ही डाउट है? 6th और 12th ही है सर, गेम 5। तो 6th में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा, इसमें तो ज़्यादा कोई इश्यू है नहीं। कैसे इसमें उलझ गए आप? 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो। 6 क्वेश्चन में दिया कि एक नंबर जेड है, आर ई रेस्ट पर आयटा थीटा, ये T5 का है, और फिर इन्होंने बोला कि मॉड ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा जेड क्या होगा। तो आप लिखोगे मॉड ऑफ ई टू द पावर, ये क्या होता है? ये होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है? यस। तो आयोटा जेड की जगह पर ये डाल दो, आर कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब इसके बाद देखो तो ये ऐसा आ जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा आर कॉस थीटा and iota square is -1 into e raised to the power minus sin theta, minus r sin theta, r यहाँ भी है, minus r sin theta। यहाँ तक ठीक है? यस। अब ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन जो है तुम्हारा पॉजिटिव रियल नंबर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज पॉजिटिव। और इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ऐसा आ जाएगा मॉड ऑफ ई टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू mod of e to the power minus r sin theta, where alpha is a real number, r cos theta। Agreed? यस सर। यस। तो ये तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा। तो दिस क्वांटिटी बिकम 1, और ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मॉड तो मॉड हटा दो, तो आंसर आ गया e टू द पावर माइनस r sin थीटा। This is the magnitude of the question, complex number, e to the power minus r sin theta, b is the correct option। Is that clear? यस सर। यस सर। और बोलो, और कौन सा था? 7th हो गया था। सिक्स के बाद कौन सा क्वेश्चन बोला था? सिक्स के बाद कौन सा पूछा था बेटा? 8th 9th कौन सा? ट्वेल्थ। 8 9 10 11 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जस्ट लेट मी नो। नो सर। अच्छा, समझ गया। 12th। अब एक्चुअली क्या ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होंगी जिन प्रॉब्लम्स में के लिए प्रोग्रेशंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम में आप अगर अड़ रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज अभी वो किया नहीं हुआ तो इस वजह से आप अड़ रहे होंगे।
जैसे अब ये क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही है। अब देखो दो, हालांकि ये सब जो टॉपिक करेंगे प्रोग्रेशन तो उसमें करेंगे, एक रिजल्ट बहुत यूज होगा। एक तो एपी का समेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट? तो एपी का समेशन का फार्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एन टाइम इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है ना, वो ऐसे होती है, ए आर स्क्वायर, इंडक्शन में किया भी था हम लोगों ने, जहाँ पर रेशियो कांस्टेंट होता है, nth टर्म होगा ए आर की पावर n माइनस 1, और इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म का समेशन जो है उसका फार्मूला a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू nth टर्म ए आर की पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट n टर्म के समेशन का जो फार्मूला आता है वो आता है फर्स्ट टर्म a into 1 minus common ratio r to the power number of term n divided by 1 minus r। और हम ये रिजल्ट को इंडक्शन से तो प्रूव कर ही चुके हैं, ठीक है? दूसरे तरीके भी प्रूव करने के लिए अगर आप, अभी मैं बता भी दूंगा अगर ऐसा है तो ये फार्मूला काफ़ी यूज होगा। तो सबसे पहले ये फार्मूला कैसे आया, एक लाइन में देखो, जस्ट एक लाइन में। अगर ये सीरीज एस है और हमने ऐसे लिखा a प्लस ए आर स्क्वायर, और मान लो nth टर्म क्या है, ए आर की पावर n माइनस 2 प्लस ए आर की पावर n माइनस 1, ये n टर्म है, लास्ट के दो टर्म लिखे मैंने। अगर इसी सीरीज में r से मल्टीप्लाई करके कर दो तो पहला टर्म a के बजाय ए आर हो जाएगा, जिसको एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखो ए आर में r मल्टीप्लाई होगा तो ए आर स्क्वायर, बिकॉज एवरी टर्म मल्टीप्लाइड बाई r बिकम्स द नेक्स्ट टर्म। तो ये सीरीज ऐसे आएगी, ये लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म में r मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म में r मल्टीप्लाई हुआ तो ये अलग से बन गया ए आर की पावर n। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 माइनस आर टाइम्स एस, सब्ट्रैक्ट किया हमने, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन को रिवर्स करके ऐड कर दिया हमने। तो राइट साइड में क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ दो टर्म बचेंगे, ए माइनस आर, ए आर की पावर n, तो ए कॉमन 1 माइनस आर की पावर n, एंड देयरफॉर s का फार्मूला आ गया a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आई होप यू आर कंफर्टेबल, समझ में आ गया ना सबको? हेलो? यस तो एक एपी का फार्मूला जो ऑलरेडी आप जानते हैं, एपी का nth टर्म, एपी का समेशन ऑफ n टर्म का फार्मूला, एक मैंने जीपी का nth टर्म a इंटू कॉमन रेशियो की पावर टर्म नंबर -1, अगर nth टर्म है तो n माइनस 1 पावर होगी, और एक उसका सम का फार्मूला, ये पता है आपको अब, ठीक है? अब अगर एक सीरीज, इस सीरीज को ध्यान से देखो, ये सीरीज भी एक इससे भी थोड़ी डिफरेंट सीरीज है, इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो वर्कआउट किया। यस तो एक सीरीज है जिसको बोलते हैं ए जी पी, इट इज कॉल्ड ए जी पी। ए जी पी मतलब एक एपी और एक जीपी के टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब मान लो कि एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे, और एक जीपी है 1 आर स्क्वायर ऐसे। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करके एक सीरीज बनती है जिसको आप ए जी पी बोलते हो, ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस लास्ट में आएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर n माइनस 1। मतलब एक ऐसी सीरीज जिसका हर एक टर्म में दो फैक्टर होगा, एक फैक्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा और दूसरा फैक्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। 1 आर स्क्वायर ये जीपी में है,
और ए प्लस डी, ए प्लस 2d AP में है। तो ऐसी सीरीज को हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक बोलते हैं। और इसको सम करने का फार्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, फार्मूला जानना भी नहीं चाहिए। इसको सम करने का वे क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, जो जीपी वाला सीरीज, जीपी वाले फैक्टर्स हैं उसका कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो, एक टर्म राइट शिफ्ट करके। तो ए आर ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर एंड ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर दो। बस इतना ही याद रखो कि मल्टीप्लाई बाय द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक फैक्टर, जीपी फैक्टर, एंड शिफ्ट द टर्म्स वन प्लेस टू द राइट एंड सब्ट्रैक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको 1 माइनस आर, जैसे एपी, जैसे जीपी का भी समेशन निकाला था ना, वही चीज कर रहे हैं, 1 माइनस आर इंटू एस। राइट साइड में देखो क्या होगा, ठीक है, रिजल्ट नहीं निकालना है, सिर्फ समझ लो क्या होगा। पहला टर्म तो ऐसे आएगा ए प्लस डी इंटू आर में से ए आर कैंसिल हो जाएगा तो डी आर आएगा, डी आर। ए प्लस 2d, आर स्क्वायर कॉमन, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी तो डी आर स्क्वायर, अगले में डी आर क्यूब। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक जीपी बन रही, इट इज अ जीपी। और जीपी को सम करने का फार्मूला तो पता ही है, पीछे अभी किया ना जीपी का फार्मूला। लास्ट में एक टर्म और आएगा, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर एन। बस यहाँ से फिर इसको 1 माइनस आर से डिवाइड करके एस की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको। रिजल्ट न तो आपको याद अभी रखना है और न इसका रिजल्ट निकालना है, न रिजल्ट जो है आगे याद रखना है। इवन जब हम लोग ये टॉपिक करेंगे तो भी मैं बोलूँगा कि रिजल्ट को याद मत रखो, सिर्फ ये प्रोसेस को याद रखो। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन क्यों ये सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या दिया है क्वेश्चन में। ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर में एक सीरीज है, ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर में जो सीरीज है उस सीरीज को ध्यान से देखो, ठीक है। ये सीरीज है ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू द पावर हाफ 1/2 प्लस 3/8 प्लस 9/32 प्लस 27/128 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन्फिनिटी तक। बोल रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। ओमेगा क्या है, ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 तो 1 के अलावा ओमेगा नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ कॉम्प्लेक्स के साथ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स पढ़ो आप उसको। अब ये सीरीज को देखो 1/2 है। अब इस सीरीज को ध्यान से देखो तो 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32 4 जा 128, ऊपर है 1 3 9 27। जीपी है, सिंपल जीपी है। कैसे जीपी हमने जज किया, फर्स्ट टर्म ए है, इसको ए आर मान लो ये ए है और ये ए आर है, तो रेशियो क्या आ रहा है, ए आर अपॉन ए क्या आया, 3/8 इंटू 2/1 इट इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 इज द कॉमन रेशियो। और इवन सेकंड इसको देखो तो भी वही आ रहा है, देखो ए आर स्क्वायर बाई दिस करो तो भी यही देखो 3/4 ही आएगा। तो ये 3/4 कॉमन रेशियो की जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हाफ है। तो समेशन ऑफ टर्म क्या आएगा, एस एन क्या आएगा, एस एन क्या आएगा। तो एस एन का फार्मूला याद है क्या, एस एन का फार्मूला अभी बताया मैंने आपको, Sn is equal to a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r, यही होता है। yes sir। बट हमारी सीरीज में n क्या है, n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो मैं लिख दे रहा हूं देखो, इट इज 1/2, a is 1/2 इंटू 1 माइनस 3/4 टू द पावर n मतलब इंफिनिटी ओवर 1 माइनस 3/4।
And you know well that if you have a fraction and its power raised to infinitely large, क्योंकि फ्रैक्शन 3/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 9/16, फिर से 3/4 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 27/64। तो आप देखोगे कि और छोटी वैल्यू आती है ना, जब फ्रैक्शन को 0 से 1 के बीच की फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते जाओ बाई इट सेल्फ इट गेट्स रिड्यूस्ड। तो अगर इन्फिनिट पावर रेज करो तो इट बिकम्स 0। तो ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर जाएगी, दिस विल अप्रोच टू 0। तो आंसर क्या आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 इट इज इक्वल टू 2 and therefore this quantity becomes omega plus omega square, so it is -1. Is that clear? Yes, sir. अब यहाँ पर इन जनरल एक लिख दो, नोट करके नोट लिख दो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी S infinity is equal to Sn, where n approaches to infinity, that is a plus ar plus ar square and on and on and on and on, infinity तक अगर ये सीरीज जा रही है तो S infinity is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r subjected to the condition that n is approaching to infinity. n पर डिपेंड तो सिर्फ इतना ही बात है, यही सिर्फ n के ऊपर डिपेंड कर रहा, बाकी सब तो n से इंडिपेंडेंट है। तो इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r टू द पावर n, वेयर दिस हियर n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। नाउ अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो 1 से बड़ी नंबर को इन्फिनिट बार सेल्फ मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो कीपिंग इन व्यू दैट r टू द पावर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, कब? इफ r का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, एंड r टू द पावर n approaches to infinity will tend to 0 if r is less than equal to less than 1 in magnitude। अगर कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, मतलब r अगर -1 से 1 ओपन इंटरवल में लाई कर रही है, तो उसको जब आप बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी होती जाएगी, और इन्फिनिट बार मल्टीप्लाई करेंगे सेल्फ तो 0 हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर टू ऑब्जर्व दैट दिस बिकम्स 0 इफ, कब? इफ r mod इज लेस देन 1। तो फार्मूला तुम्हारा क्या आएगा s इन्फिनिटी का? S इन्फिनिटी का फार्मूला आएगा a अपॉन 1 माइनस r, कब? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1। बस ये बात कमिट टू मेमोरी कर लो। जहां कहीं भी आपको एक इन्फिनाइट जीपी मिले, इन्फिनिट जीपी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो उसके समेशन का फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो 3 बातें मैंने बताई याद रखने के लिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो अलजेब्राइकली उसमें प्रोग्रेशंस यूज होंगी। तो AP होगी जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, GP का समेशन का फार्मूला n टर्म का और इन्फिनिट टर्म का बता दिया मैंने, और AGP होगी तो उसको मैंने बता दिया कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म राइट वर्ड स्विच करके सब्ट्रैक्ट कर देना, एक GP बन जाएगी, फिर GP वाला कॉन्सेप्ट से कर जाना। और बताइए जी, 12th के बाद और कोई क्वेश्चन बेटा? जल्दी बोलो। असाइनमेंट लेवल्स में मतलब है कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज में और कोई डाउट नहीं है? इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट नहीं है, मतलब T5 तक एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो असाइनमेंट लेवल 1 पे चलते हैं जी। हाँ, असाइनमेंट लेवल 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन आपने बोला?
तो फिफ्थ बोला था। 5वां क्वेश्चन। ओके ओके ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि अभी आप ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम को करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो ये क्वेश्चंस अभी तो आप कर नहीं पाएंगे। बता तो दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलिप्स के बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है? तो जनरली फोकस का सम इक्वल होता है। क्या आपने बताया था अगर यूज होता है जनरल इक्वेशन, और हर पॉइंट का जो डिस्टेंस फोकस से कांस्टेंट रहता है, दोनों फोकस का सम। होता ये है कि दो फोकस होते हैं और दो फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट के डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट रहता है। अगर ऐसा है, मतलब अगर एक पॉइंट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि दो फिक्स पॉइंट ए और बी से उसकी डिस्टेंसेस का सम पी ए प्लस पी बी इज कांस्टेंट से लैम्डा, वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन ए बी। लैम्डा की वैल्यू ए बी जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की सेपरेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। देन लोकस ऑफ देन पाथ ऑफ पी इज इलिप्स। तभी ऐसा इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है पॉइंट। मतलब इलिप्स एक ऐसा पाथ है जिसके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से नहीं, डिस्टेंस का सम दो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होता है। ये दोनों फिक्स पॉइंट को फोकस या फोकाई ऑफ इलिप्स बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस लैम्डा है, इसको लैम्डा को बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ये मान लो ये अगर है तुम्हारा A1 और A2, तो इनके बीच का सेपरेशन को बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है और ये जो है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये तो एलिप्स का बेसिक कहानी है कि एलिप्स क्या होता है, ठीक है। तो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, ये तो आपको मैंने बताया था कि मॉड Z1 माइनस Z2 क्या होता है। तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z2। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो इन्होंने बोला मॉड ऑफ Z माइनस आयोटा प्लस मॉड ऑफ Z माइनस आयोटा इज इक्वल टू K। Can represent an ellipse if K is। तो ये समझ में आ रहा है कि Z का डिस्टेंस माइनस आयोटा से प्लस Z का डिस्टेंस आयोटा से, तो दो नंबर हो गई, आयोटा और माइनस आयोटा। इमेजिनरी एक्सेस पर दोनों नंबर लाई करती हैं और इन दोनों नंबर से Z का समेशन ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो मतलब अगर ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा पॉइंट है और एक पॉइंट कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि उसका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम वेरी नहीं कर रहा है। ये Z है, ये आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, ये A हो गया, ये B हो गया और मान लो ये पॉइंट P है। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि Z प्लस आयोटा इज PA प्लस मॉड Z माइनस आयोटा इज PB is equal to K constant, and this constant, as per the definition, this constant which is called length of major axis must be larger than the distance between foci। इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है 2, तो K हैज टू बी ग्रेटर देन 2। K की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि
किसी भी ट्रायंगल में, ये तो ट्रायंगल ही बन रहा है ना, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर k की वैल्यू, ये समेशन ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट k की वैल्यू अगर 2 हो गई, तब तो ये पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पर ही लाई करेगा, सो दैट पी ए और पी बी का सम 2 रहे हमेशा। अगर उससे छोटी हो गई तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो k की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, k की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो 4 इज। और कुछ? सर पर नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, तो हम 4 पे कैसे स्टिक करेंगे? हाँ हाँ, क्या बोला? सर ऑप्शन से नन ऑफ दीज दिया है ना, तो हम 4 पे कैसे स्टिक करेंगे? मतलब 3 भी हो सकती है ऐसे तो। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। नन ऑफ दीज आंसर हम नहीं मार्क कर सकते, रीजन बीइंग कि नन ऑफ दीज मार्क करने का मतलब है कि तीनों ऑप्शन को आप डिनाई कर रहे हो। जबकि अगर k की वैल्यू 4 हो गई तो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, कैन रिप्रेजेंट एन इलिप्स इफ k इज ग्रेटर देन 2। तो एनी वैल्यू ऑफ k लार्जर देन 2 कैन रिप्रेजेंट द इलिप्स। तो नन ऑफ दीज तो कतई मार्क नहीं कर सकते, मार्क तो 4 ही करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हुआ है आंसर में तो गलत है, उसको सही करना पड़ेगा। वैसे तो 4 ही दिया, हाँ, 4 ही दिया है सर आंसर में। एक मिनट देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। फिफ्थ सर, सी पार्ट ऑप्शन दिए। फिफ्थ का आंसर सी दिया हुआ है, सिक्स्थ का डी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना, तो सी आंसर है, 4। सी ही दिया हुआ बेटा। हाँ जी सर, ठीक दिया। और बोलो फटाफट जल्दी से। और सर एक 39 क्वेश्चन में ना सर 2 ऑप्शन आए थे मेरी। सर लिख दिए सर चैट पे सर। ठीक है, देख लेते। 8, 10, 29, 32। 8, 10, 29 एंड 32। इसके पहले तो किसी ने कुछ नहीं पूछा है भाई। नो सर, यही है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लोगों ने डाउट पूछे हैं। हो गया, ठीक है, देखो। एट्थ क्वेश्चन। अच्छा, सारे क्वेश्चन तुम लोग लोकस वाले में आड़ रहे हो। अभी रन दो बेटा ना, ये सब क्वेश्चन के लिए ना आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं इसको। या तो पहले मैं कॉन्सेप्ट कराऊं पूरा, पूरा कॉन्सेप्ट कराने में इज इट पॉसिबल टू टेक अप द कॉन्सेप्ट? सर मोस्टली सर इन्हीं क्वेश्चंस में ही आता है हाँ, डाउट। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ कॉन्सेप्ट में करा दिया हूँ वो आराम से हैंडल हो जा रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो नहीं हो रहा है। ऐसा करो, इसको, इन क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं और भी देख लेता हूँ जो आपके डाउट हैं। 10th क्वेश्चन नहीं जैसे सर, बोल रहे हैं। 10th तो सर हो जाना चाहिए था, पता नहीं बारी बारी सर मिस्टेक हो रही थी। 10th बता दो सर। कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z माइनस 5 आइटा लेस देन इक्वल टू 1 एम्पलीट्यूड z में। चलो ये बता देता हूँ, हालांकि इसमें भी थोड़ी ज्योमेट्री है, पता है। सर ज्योमेट्री से होगा। हाँ, z का डिस्टेंस 5 आयोटा से लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब z इक्वल टू 1 करो तो z का डिस्टेंस 5 आयोटा से 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 आयोटा सेंटर के अराउंड 1 यूनिट रेडियस का सर्कल पर z लाई करेगा। तो 5 आयोटा मान लो सेंटर है और 1 यूनिट रेडियस है, तो ये 4 आयोटा हो गया, ये 6 आयोटा हो गया, ये 1 हो गया।
और z इसी सर्कल पे लाई कर रहा है. एनी पॉइंट z ऑन दिस सर्कल will be such that the distance of z and 5 iota between them is 1. Less than 1 का मतलब है z can lie on or inside this circle. तो z can be any point on or inside this circle whose center is 5 iota and radius is 1. अब बोल रहे हैं क्या कि क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, एम्पलीट्यूड z मैक्सिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड z का क्या होगा. तो इस डिस्क के ऊपर लाई करने वाली कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है. मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है. अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड होता है ओरिजिन से इसका वेक्टर देखो और उसका एंगल. ये एम्पलीट्यूड z है, ये एम्पलीट्यूड z है. अब दैट मीन्स एज यू कीप ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ z, जैसे मान लो z यहाँ है, अब z अगर मैं इधर लाता हूँ तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा. देखो ऐसे एंगल बड़ा हो रहा है. बट z को अगर मैं इधर लाता हूँ, राइट वर्ड रोटेट करता हूँ, तो एम्पलीट्यूड कम होगा. देखो इसी यस सर. तो ये जब ये टेंजेंट हो जाएगा, ऐसे टेंजेंशियल, समझ रहे हो, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पर. तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर ये टेंजेंट लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड लीस्ट है. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिफाई करना है कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील. मान लो ये पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं. तो आपको पता है कि टेंजेंट और जो रेडियस होती है वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती. यस सर. यस सर. तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ये लेंथ कितनी है, अभी इसको नेम कर दो जरा हर पॉइंट को. तो दिस इज O and this is C and let us call this as A. This angle is 90. This length is 1. ये 1 है. ये 5 आयोटा और ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, तो ये 5 यूनिट है. दिस इज 5 यूनिट. ये 1 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OA. बोलो OA डिस्टेंस क्या होगी, 2√6. तो OA पाइथागोरस थ्योरम से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2√6. अब अगर ये 2√6 हो गया OA और हमें चाहिए थीटा, तो अब ये देखो, अगर ये एंगल एम्पलीट्यूड z जिसको बोल रहे हैं ये थीटा है मान लो, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया. बोलो हाँ या ना. Yes. यस सर. और ये 90 है तो ये एंगल थीटा हो गया. बोलो. यस सर. और मुझे थीटा कैलकुलेट करना है. थीटा आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा. क्यों, क्योंकि अगर OA डिस्टेंस पता है तो मैग्नीट्यूड पता है, थीटा मिल गया, आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड आर्ग्यूमेंट मिल गया, तो हम नंबर लिख सकते हैं. थीटा मिल जाएगा फिर मल्टीप्लाई कर. हाँ, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी रिटन एज, लिख दूं मैं यहाँ पर कि डिजायर्ड z इज r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, where r is equal to 2√6. मानते हो कि नहीं मानते हो, इस नंबर का मैग्नीट्यूड तो पता ही है 2√6. यस सर. I'm looking for cos theta and sin theta. So I need cos theta and sin theta. In this triangle, you can well find cos theta. What is cos theta? 1/5. Cos theta, ये एंगल का cos चाहिए तो hypotenuse by base 1/5. Cos theta is 1/5. तो ये आ गया तुम्हारा 2√6/5 प्लस आयोटा r is 2√6. sin theta क्या आ रहा है, sin theta is 2√6/5. 2√6/5. 2√6/5. So your answer is 2√6/5 plus 24 24 I/5. 24/5 iota.
So this is the answer. Which one is the answer? A is the answer. A. तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करने वाली बात है और कुछ नहीं. और बोलो. और इसके अलावा 29 और 30. 29 इसको हटा दो. नोट कर लिया ना? यस सर. नहीं, मैं देखता हूँ आप लोगों की क्लास में मैं ज्योमेट्री करा ही दूंगा इसकी. किसी दिन एक आध लेक्चर लेके ना, 2 लेक्चर लेंगे तो आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है, उतना तो आप समझ ही जाएंगे, है कि नहीं? ट्रिको के बाद पहले यही करा देना, अगर जैसे ही ट्रिको नहीं, जब आप बोलोगे तब करा देंगे यार, कोई टेंशन की बात नहीं है. आप लोग करना चाहते हो तो मैं करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं. और उससे पहले सर वो थोड़ी जनरल इक्वेशन, जो सर्कल इलिप्स इनकी बता देना, पैराबोला जो भी लोग करते थे. एक्चुअली ना सच्ची बात यह है कि आपको वो इक्वेशन बता तो दूंगा, ऑब्वियसली बताऊंगा, लेकिन एज सच आपको वो इक्वेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ उसका डेफिनेशन का जरूरत पड़ेगा कि व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन सर्कल, हाउ यू डिफाइन पैराबोला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, व्हाट इज हाइपरबोला की डेफिनेशन. दैट्स इट. उतना ही आना चाहिए आपको. स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है, तो वो सब थोड़ा सा पड़ेगा. वो अगर मतलब कि बता दूंगा तो हो जाएगा. तो अभी नहीं, थोड़ा सर सा. आपने वो भी कराना था सर, थोड़ा सा अपने अदर रिलेशंस वाला भी वो कराओ, सिमेट्रिक वगैरह. हाँ, बोल रहे थे ना. अब वो तो अभी ऐसा करेंगे ना, कभी +2 की क्लास में जस्ट स्टार्ट होने वाला है. नेक्स्ट वीक में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कैलकुलस स्टार्ट होने वाली है. तो उसमें सबसे पहला लेक्चर वही होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव रिलेशन. तो उसी बैच में ही करा दूंगा पूरा. यस सर. फिर क्वेश्चन अलग से डिस्कस कर लेंगे. हाँ, 29 बोल रहे थे ना आप लोग. ये लो 29 क्वेश्चन. हाँ, फिर वही बात आ गई. बट दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इजिली. दिस यू कैन इंटरप्रेट इट, नॉट अ बिग डील. 27th हो गया था. यस सर, 27 बंद रहा था. हाँ, हो गया था सर. 28th भी हो गया था. नहीं, 29th देख लो. सर 28 फर्स्ट गो में तो बनी था, उसके बाद ट्राई नहीं करा फिर से. समझ गया मैं. 29th क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉड ऑफ z + 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z - 2 आयोटा. सो यू नो, इफ यू जस्ट गो लाइक दिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मॉड ऑफ z - -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z - 2 आयोटा. इसका मतलब है z इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -1 and 2 आयोटा. तो भैया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है. एक है -1 और एक है 2 आयोटा. आई होप यू कैन लोकेट दोज 2 नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन. -1 is here and 2 iota is somewhere here. और z एक ऐसी नंबर है जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, मतलब इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगी z, isn't it? यस सर. यस सर. Perpendicular bisector is the path which is equidistant from both the endpoints of the line segment. I hope you know it well. वैसे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि if you consider any point at the right angle bisector, any point P which is Z on the right angle bisector, if this angle is 90 degree and this point is midpoint of this, so if you join this end and join this end, both the triangles are congruent. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी. तो ये 2 आयोटा है, तो ये डिस्टेंस हो गई z - 2 आयोटा का मॉड, और ये -1 है तो ये मॉड ऑफ z + 1 हो गया. तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही इसका लोकस है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. इसको A मान लो, इसको B मान लो. क्या क्वेश्चन पूछा गया था? दिस रिप्रेजेंट, तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही गई पक्का कि लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन. लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन. कैसी स्ट्रेट लाइन?
passing through midpoint of -1, 0 is this point and 0, 2 is that point. तो -1, 0 and 0, 2 के मिड पॉइंट से पास करने वाली लाइन है, तो ये तो गलत है. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 0 एंड 0, 2, ये तो गलत है. बोलो हाँ या ना. हाँ जी सर, गलत है। यस सर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. अब ऑप्शन देख लो, क्या ऑप्शन आ रहा है उसको आप मेक आउट कर लो तो हो जाएगा. क्या आ रहा है? ऑप्शन यहाँ कहीं होगा सारा. ये लो, बी पार्ट में था, ये हो गया सी. A perpendicular bisector to the line segment joining the point -1, 0 and 0, 2. Hello, is that clear? Yes. हाँ जी सर। यस सर। चलिए और बताइए. और सर, कौन? हाँ बोलो. सर इस गेम में सर एक बार बताना, मतलब 35 के बाद से ट्राई करने हैं सर, एक बार देख लो जाओ. देखो, अगर आप, मैं थोड़ा सा मतलब जनरल हो जाऊं अगर, तो मैं ये बोलूं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में सब कुछ ट्राई करना है एक्सेप्ट दोज क्वेश्चंस विच आर ज्योमेट्रिकल इन नेचर. तो ऐसा तो है नहीं कि एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन को सेग्रीगेट करके मैंने रखे हुए हैं, तो आप करते जाओ. जो क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली हैं उनको करो, जो क्वेश्चन नहीं है उनको, ज्योमेट्रिकली है उनको छोड़ सकते हो, या उस पर भी थोड़ा एफर्ट मारो. नहीं होगा स्टार लगा के मार्क करके रख लो, बट ट्राई सारे करो. ठीक है, आगे भी क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में ज्योमेट्री होगी, बहुत सारे में नहीं होगी, तो जो नहीं है उनको कर जाओ. क्या प्रॉब्लम है उसमें, करते रहो. ज्योमेट्री भी फाइट करते करते धीरे धीरे सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. और बोलो, और कौन सा क्वेश्चन था? 29th. इसके बाद कौन सा था? सर 32 आया था. ओके. ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाया नहीं था क्या इसमें? mod of z minus 1 by z is always less than equal to mod of z plus 1 by mod z and always greater than equal to mod of mod z minus mod of. ठीक है. हाँ जी। तो अब आप पढ़ो क्वेश्चन को, क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में. दिस क्वांटिटी इज 1, तो ये 1 दिया हुआ है, ये 1. तो यहाँ से हमारे पास में, और लेट मॉड जेड इज आर, लेट मॉड ऑफ जेड बी डिनोटेड एज आर. तो आई हैव गॉट टू इनइक्वालिटी. वन इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर माइनस 1 अपॉन आर इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड another one is r plus 1 by r is greater than equal to 1. So as far as this is concerned, r is positive real number. Okay, so as far as this is concerned, it is always true. मानते हो कि नहीं मानते हो? AMGM से भी प्रूव कर सकते हो कि दो पॉजिटिव रेसिप्रोकल का सम 2 से बड़ा होता है, तो 1 से तो बड़ा होगा ही होगा. तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r. एनी वैल्यू ऑफ r विल सेटिस्फाई दिस. तो यहाँ से आएगा कि r बिलोंग्स टू रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, बेटर स्पीकिंग, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो r नेगेटिव होगा नहीं. बट हियर इफ यू लुक एट दिस वन, तो यहाँ से आएगा कि जब कोई नंबर का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा चाहते हैं, मतलब है वो नंबर -1 से 1 चाहते हैं, इजंट इट? यस सर, -1 to 1. r minus 1 minus r lies between -1 to 1. एंड r पॉजिटिव है तो r से मल्टीप्लाई कर, तो माइनस आर लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू r. So you will get two inequality. One inequality is r square plus r minus 1 is greater than equal to 0, and r square minus r minus 1 is less than equal to 0. I think ये दोनों inequality को solve कर सकते हैं हम, है ना?
ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, ये नंबर लाइन है। इस पहले इनइक्वालिटी के दो रूट होंगे बेटा, वो दो रूट जरा बताइए मुझको। -1 प्लस माइनस √5/2 है ना, हाँ या ना? यस सर। एक रूट आ गया -1 माइनस √5/2 छोटा वाला, और बड़ा वाला आ गया √-1 प्लस √5 - 1/2। और दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी है इसके भी दो रूट होंगे, वो क्या होंगे जरा बताओ? -1 की जगह +1 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। बाकी सब सेम रहेगा, तो यहाँ -1 की जगह +1 हो जाएगा इस वाले केस में। तो इसको हटा के और +1 डाल देते हैं, तो 1 प्लस √5/2, 1 प्लस √5/2 तो इससे भी बड़ा है, 1 प्लस √5/2, और 1 माइनस √5/2 इससे छोटा है। नहीं 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 नहीं, बड़ा है सर। -√5 + 1 हो गया, तो इससे बड़ा है यहाँ। एनीवे, अब हमने क्या कंक्लूड किया? हमने बोला कि ये इनइक्वालिटी बोलती है कि r इज लेस देन r इक्वल टू दिस और ग्रेटर देन r इक्वल टू दिस, और दूसरी वाली इनइक्वालिटी बोलती है कि r लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। ये रेड, आई एम सॉरी हियर ये होना चाहिए, है ना? पहले इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ये बेटा, और दूसरी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है कि r की वैल्यू यहां से यहां लाई करती है। अब बताओ कॉमन क्या है? एंड है, एंड मतलब कॉमन क्या आएगा? यही आएगा। यस सर। तो क्या आया बता दो? r वेरीज मिनिमम वैल्यू √5 - 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू √5 + 1/2। √5 - 1/2 से लेके √5 + 1/2 इज द आंसर। अब हमें चाहिए देन r z मैक्स क्या हुआ? तो √5 + 1/2 mod z मैक्स, और mod z min भी निकालना होता तो वो भी निकल गया है, तो 32 हो गया। सी पार्ट है बस, उसमें मैक्स उन्होंने कर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और कुछ? सर अभी सर ये अभी असाइनमेंट लेवल तो इधर तक ही किया सर। इसको ज्योमेट्रिकली करने का कुछ तरीका है? नहीं नहीं, ये ज्योमेट्रिकली करने का इसका तरीका नहीं है एक्चुअली। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इटसेल्फ इज ए ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर ये वाली नंबर जो है, ये अगर ये नंबर एक फिक्स्ड नंबर रही होती कोई, तो ज्योमेट्रिकली हो सकता था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तभी होगा ना जब कोई ये कांस्टेंट फिक्स नंबर हो, तो जेड का डिस्टेंस इससे कांस्टेंट हो जाएगा, तब वो सर्कल बन जाएगा। सर्कल बन जाएगा तो वो जेड मॉड जेड मैक्स और मिन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम निकालना आसान है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो इस केस में ये कोई एक ज्योमेट्रिक लोकस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एक मतलब वेल डिफाइंड लोकस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके। और बोलो, सर एक क्वेश्चन तो नहीं ना? हाँ, 39 क्वेश्चन में ना सर आंसर 2 आ रहे थे। 39th क्वेश्चन में आंसर 2 आ रहा है। अच्छा 39 तो इधर ही होगा। Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers such that mod Z1 is equal to mod Z2 plus mod Z1 minus Z2. क्या किया तुमने बताओ? ज्योमेट्रिकली करा था। ठीक है, कैसे? mod of Z1 minus mod of Z2 is equal to mod of Z1 minus Z2. हाँ जी सर, ऐसे लिखा।
ज्योमेट्रिकली यू नो दैट अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो ये हो जाता है Z1 माइनस Z2 ये। यस सर। दिस इज Z1 माइनस Z2। और ये वेक्टर Z1 है और ये वेक्टर Z2 है। अच्छी बात है। फिर इसके बाद का क्या आर्गुमेंट है? हाँ, अब इन्होंने बोला कि मॉड Z1 माइनस Z2 इन दो का सम, अगर ये O है और मान लो ये A है और ये B है, तो आपका बोला जा रहा है कि OB, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि OA माइनस OB इज इक्वल टू AB। ये कब होगा पॉसिबल? OA और OB का डिफरेंस AB के इक्वल कब होगा? मतलब को डायरेक्शन होगी ना, सेम डायरेक्शन में होंगी तब थोड़ी होगा। 90 पे होगा। देखो, OA माइनस OB होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू AB, है ना? डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। OA प्लस OB अगर होता, हाँ क्या बोला तुमने, क्या बोला था? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा सर। सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में, एक मिनट। तो तब यस सर, सेम में ही हाँ होगा सर। हाँ, सही 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 सही, बिल्कुल सही है, सेम। क्योंकि अपोजिट होगा तो OA माइनस OB जो है वो OA प्लस OB, OA प्लस OB इक्वल टू AB हो जाएगा। सेम ही होगा सर। सेम होगा। तो सर जब दो वेक्टर कोई भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अगर मतलब वेक्टर ए है तो हम दूसरे को के ए लिख सकते हैं वेयर के इज एनी रियल नंबर। तो फिर हाँ, हमें तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब आर्ग्यूमेंट Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z2 हो गया, एंड देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 0 हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू 0। एक तो ये इंफॉर्मेशन है, बट एनीवे बोला गया कि रियल पार्ट के बारे में बोल रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 की बात कर रहे हैं, है ना? ओके 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 ओके। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है बेटा, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये नंबर Z1 बाय Z2 जो है वो प्योरली रियल नंबर हो जाएगी। यस सर। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाता है। Z1 बाय Z2 इज रियल नंबर एंड देयरफॉर रियल एंड पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 0 होना चाहिए। तो इसमें आंसर कौन सा हुआ? ये हो गया। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। में क्या प्रॉब्लम? वही देख रहा हूं मैं, वो भी होना चाहिए क्योंकि Z1 बाय Z2 A एंड B एंड C दोनों हो जाएगा। हाँ जी सर मेरा भी आ रहा था बी एंड सी। आंसर क्या दिया हो? आंसर तो डी दिया रहा था। डी? डी तो कभी नहीं हो सकता। डी की बात तो कोई सेंस नहीं डी के लिए। रियल पार्ट 0 होने का तो कोई सेंस नहीं। वैसे भी रियल पार्ट 0 बोल रहे हैं तो Z2 बाई Z1 बोल रहे हैं प्योरली इमेजिनरी, मतलब आयोटा मान लो, तो Z2 इज आयोटा Z1,
तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हो गए, ना जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मिसप्रिंट होगा आंसर में। असाइनमेंट लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 39 था ये। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 39 का डी बोल रहे हैं, गलत है बेटा, गलत है, सही कर लो इसको। बी एंड सी आंसर होगा, आंसर इज बी एंड सी। और बोलो, चलो तो और कोई पॉइंट तो इसमें अभी नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर एक बार 61 बता दोगे? 61 एक मिनट में देख लेता हूँ, अगर बताने लायक है तो बता देता हूँ। नहीं, बताने लायक तो नहीं है, मतलब अगर आप बाद में भेज दो सोल्यूशन उसका व्हाट्सएप पे। हाँ वो कर सकता हूँ बेटा, देख लेता हूँ, ऐसे देख लेता हूँ कौन से क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो। हाँ सर, मुझसे भी नहीं होगा 61। असाइनमेंट लेवल 1 का 61। 61। यस सर। ये इसमें तो क्यों बताने लायक नहीं, देख जो एक मिनट नंबरिंग में चेक कर लो जरा तो। ये वाला, यस सर। ये तो क्लास में डिस्कस हुआ है। ये तो क्लास में डिस्कस हुआ है बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ। सर वहाँ क्लास वाले में साइन की जगह कोस था और कोस की जगह साइन था। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है सर, देखा नहीं मैंने, आई से कर देंगे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ किससे? नहीं नहीं नहीं, वो मत करो, वो मत करो, जो तुम सोच रहे हो मत ऑप्टिक करो। एंगल। देखो इधर देखो, साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन ऑफ पाई बाय 8 को लिख दो कॉस, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 करके कर देंगे सर। हाँ पाई बाय 2 मतलब 4 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8 कर देना बेटा, तो कॉस 3 पाई बाय 8 हो जाएगा। अब हो जाएगा? यस सर, हो चुका। हाँ जी सर। ठीक, चलो ठीक है, थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने दो फंक्शंस के बारे में बताया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, इवन ऑड फंक्शन।